आज आप लोग को एनसीएफ के बारे में मैं बताऊंगा, जो पेपर सेकंड में है। बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2005। ठीक है, तो एनसीएफ को बताने के पहले ज़रा सा आइए इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ज़रा सा देखिए क्या होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। नेशनल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर की बातचीत। ठीक है, अच्छा, दूसरा है करिकुलम। करिकुलम का मतलब अभी सीधा समझ लीजिए, आप सिलेबस ही समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय स्तर पे सिलेबस का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। कब? 2005 में। ज़रा समझिएगा, फ्रेमवर्क क्या होता है? एक मोटा मोटा खाका तैयार कर दिया गया, फ्रेमवर्क बोलते हैं। एक फ्रेम बना दिया गया, एक फ्रेमवर्क बना दिया गया, मोटा मोटा खाका राष्ट्रीय स्तर पर। किसका? करिकुलम का। ठीक है, ये तो इसका मतलब है, अभी आप आगे समझ जाएंगे क्यों बनाया गया या क्यों बनाया जाता है। ज़रा समझिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ताकि पूरे देश का एक ढांचा हो। इस चीज़ को और अच्छे से आप अभी समझ पाएंगे। ज़रा समझिए कि जैसे देखिए, जो मैंने लिखा है पहले वही अभी आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। इतनी डाइवर्सिटी है कंट्री में, ठीक है, इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, सारे जगह एक जैसी एजुकेशन संभव नहीं है। सब जगह हम एक करिकुलम पे पढ़ाई नहीं कर सकते। अतः नेशनल लेवल पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। ठीक है, करिकुलम का। ठीक है, नेशनल लेवल पर करिकुलम का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। आशा की जाती है कि स्टेट्स इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपना करिकुलम डिसाइड करें। अब ज़रा फिर से इस चीज़ को समझिए जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल लेवल पे करिकुलम का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि देखिए, सभी पूरे देश में एक जैसा करिकुलम लागू करना संभव नहीं है, तो एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ राज्य उन मूलभूत सिद्धांतों को मानते हुए अपने यहाँ का करिकुलम डिज़ाइन कर लें। तो एनसीएफ आखिर लाया ही क्यों जाता है? लाया ही क्यों जाता है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे या? ठीक है, बेसिकली एनसीएफ का पर्पस क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 किन मूलभूत सिद्धांतों पर या किन पिलर्स पर आधारित है, हम बेसिकली इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, आपको बताने की कोशिश मैं करता हूँ। तो जो एनसीएफ 2005 है उसके बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं या 5 पिलर्स हैं। 1 2 3 4 5। अब ज़रा समझिए, एनसीएफ का जो 2018 में सवाल आया था, 2019 में, दोनों को देखते हुए मैंने इस नोट्स को डेवलप किया है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अगर आप ये समझ जाते हैं तो किसी भी टाइप के सवाल को आप लिख पाएंगे। 5 प्रिंसिपल्स हैं। अब बस आप इन प्रिंसिपल की हेडिंग याद रखेंगे, बाकी चीज़ें आप खुद एक्सप्लेन करेंगे समझने के बाद। तो सबसे पहला जो एनसीएफ का प्रिंसिपल है वो है कनेक्टिंग। क्या कनेक्ट करना है ज़रा समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। जो मैंने लिखा है सबसे पहले वही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एजुकेशन या जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसका कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन विथ किसके साथ? डेली लाइफ ऑफ द चाइल्ड और सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी जो पढ़ाया जा रहा है वो उसके व्यवहार में पता होना चाहिए। अगर वो मैथ पढ़ के आ रहा है, वो साइंस पढ़ के आ रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ के आ रहा है, तो व्यवहार में वो चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए ताकि वो सब्जेक्ट को जी सके, रटना नहीं है। ठीक है, दैट इज़ लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, यूज़फुल, सिर्फ उसको बोझिल पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है, तो कनेक्टिंग,
एक चीज़ जानते रहिएगा, कनेक्ट होने की बात की जा रही है। उसके अलावा दूसरा कनेक्शन टीचर और स्टूडेंट का होना चाहिए। टीचर एक बेसिकली इसमें फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट को, ज़रा समझिए। अब यहाँ इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए तो बेहतर है। नॉर्मली टीचर क्या होते हैं, उनके पास अपना कुछ ज्ञान होता है और वो ज्ञान उड़ेल देते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे ने उसको कितना समझा, क्या नहीं समझा, उसके लिए कितना यूज़फुल है, क्या नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक। लेकिन अब इसमें संकल्पना एक की गई है कि टीचर फैसिलिटेटर होगा, यानी बच्चों को फैसिलिटेट करेगा। किस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करेगा? ताकि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। यानी आप उनसे ऐसी बातचीत कीजिए, उनको इस वे में पढ़ाइए कि वो खुद उन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकें, ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। इसी को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं इसको। तो एनसीएफ में कनेक्शन होना चाहिए, किसका? सब्जेक्ट मैटर का सराउंडिंग इन्वायरमेंट से या डेली लाइफ से, टीचर का और स्टूडेंट का। पहली चीज़ आप समझ गए, ठीक। दूसरा प्रिंसिपल है अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। बहुत सिंपल सी बात है। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मार वाली लर्निंग, रटने वाली लर्निंग से दूर रहना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? लर्निंग शुड बी जॉयफुल। इसमें मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको आप लोग खुद समझदार हैं, एक्सप्लेन कर लीजिए। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इनरिच्ड करिकुलम। इनरिच्ड करिकुलम का मतलब ज़रा सा समझिए आप, ठीक है। इनरिच्ड करिकुलम, ठीक। तो अब ज़रा समझिएगा, जो मैंने लिखा है बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा। करिकुलम सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट को ही जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं या जिसे आप आईक्यू कह सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़रा समझिए फिज़िकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और वैल्यूज़ के भी डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। मतलब ज़रा समझिए आजकल होता क्या है, मैथ पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, बच्चों का दिमाग तो बहुत तेज़ हो जाता है। ज़रा समझिएगा, दिमाग यानी उनका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन देखिए कोई फिज़िकल एक्टिविटी होती नहीं। अगर गेम के पीरियड रहते भी हैं तो उसको सेकेंडरी रखते हैं। बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए आजकल तमाम तरह के आप देखिए छोटे बच्चों में बहुत ही मतलब कह लीजिए आप उसको दुष्प्रवृत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं। उनका वैल्यू डेवलपमेंट मतलब उनको एथिकल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो करिकुलम कैसे इनरिच होगा, ज़रा समझिए। करिकुलम ऐसे इनरिच होगा कि उसमें अलॉन्ग विथ मेंटल डेवलपमेंट देयर शुड बी focus on physical development, emotional development and so on, emotional quotient, values and etc. ठीक है। तो ये तीसरा प्रिंसिपल है। अब देखिए चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण वो है एग्ज़ाम, फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम। पहले तो समझ ही लीजिए, ज़रा इसको ध्यान से सुनिए। एक्चुअली एग्ज़ाम में होता क्या, हम आप भी एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में हालत ख़राब रहती है। अगर मैं लिटरली कहूँ तो एकदम समझ रहे हैं, मतलब मस्त वाली, जैसे आप लोग की अभी एकदम हालत ख़राब है, फटी पड़ी है, उसी तरह आप लोग को एग्ज़ाम देना है सेकेंड ईयर का, आपकी हालत ख़राब है। तो एक फ़ियर होता है यार, फ़ियर फैक्टर होता है, एक फोबिया होता है एग्ज़ाम का। ऐसा एग्ज़ाम क्यों लेना? क्यों ना पढ़ते पढ़ते हम बच्चों को, जैसे अगर हम टीचर हैं तो पढ़ाते पढ़ाते एसेस कर लें, किसी एक्टिविटी से उसको एसेस कर लें। ज़रूरी है कि एक साल में एक बार एक एग्ज़ाम का फ़ियर बना के, मतलब बच्चों का असेसमेंट ही तो करना है, और उस एग्ज़ाम में आप चीटिंग करते हैं, क्या इवैल्यूएशन कर पाएंगे आप? बच्चों का सही से आकलन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है एग्ज़ाम का फ़ियर या फोबिया ख़त्म हो, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एसेस कर लीजिए, साथ साथ एग्ज़ाम ले लीजिए पढ़ाते पढ़ाते, इंटीग्रेटेड विथ क्लासरूम। अलग से एग्ज़ाम का एक फोबिया नहीं, सिर्फ पेपर पेन से ही एग्ज़ाम क्यों लिया जाए, कभी किसी एक्टिविटी के माध्यम से एग्ज़ाम ले लीजिए। देखिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रा समझिए, ध्यान समझिएगा। इससे समझ में आता है आपको, जो इवैल्यूएशन करने के लिए, जो असेसमेंट के लिए डिवाइस होती है,
अब जैसे कोई बच्चा, मतलब एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, कोई बच्चा हो सकता है कि ड्राइंग में बहुत शानदार हो और मैथ में पुअर हो। अब असेसमेंट टूल आपने जो अपनाया है उसको असेस करने के लिए, वो आपने कोई मैथमेटिकल टेस्ट दे दिया, वहाँ वो क्या परफॉर्म कर पाएगा? अगर आप ड्राइंग का कोई टेस्ट लेते तो हो सकता है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से हमें करना चाहिए, ठीक। तो एग्ज़ाम का फोबिया ऐसा मत करिए, एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकलकेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड अदर सम अदर वैल्यूज़, वो अगले पेज पे है, मैं बताता हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि करिकुलम या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में कुछ वैल्यूज़ को इनकलकेट करे, वैल्यूज़ को समाहित करे। अब वो कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए वो हम बेसिकली अगले पेज पे देखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए ये अब कौन कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए बच्चों के अंदर? वैल्यूज़ ऑफ आवर फ्रीडम, यानी हमें जो आज़ादी मिली है उसका मूल्य आप समझें। जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए भाई, मतलब लिंग, कह लीजिए कि कहीं ना कहीं लिंग भेद के प्रति आपको सेंसिटिव होना चाहिए। भाईचारा, ब्रदरहुड की वैल्यूज़ आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप एक, कह लीजिए, मल्टीकल्चरलिज्म वाले समाज में रह पाएंगे। सेंसिटाइजेशन टुवर्ड अदर थिंकिंग एंड कल्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप दूसरों के विचारों और उनकी संस्कृति के प्रति सेंसिटाइज नहीं रहेंगे, टॉलरेंस का गुण नहीं रहेगा, तब तक मल्टीकल्चरिज्म वाले समाज में क्लैश होते रहेंगे, ठीक है। तो ज़रा समझिए, आजकल जैसे हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम और इस तरह की तमाम चीज़ें होती रहती हैं, तो दूसरों की भी संस्कृतियों का हमें सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। इनोवेशन की वैल्यूज़ होनी चाहिए, इक्वलिटी की वैल्यूज़ होनी चाहिए, प्लूरलिटी की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो करिकुलम ऐसा हो कि बच्चों में ये सब गुण समाहित हो सकें, ठीक। तो देखिए, मैंने करिकुलम के बारे में बेसिकली नेशनल एनसीएफ के बारे में क्या बताया, उसके 4 पिलर्स के बारे में आपको 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। सिर्फ वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है दिमाग में रखिएगा ज़रा सा। 5 प्रिंसिपल हैं, कनेक्शन होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर और डेली लाइफ का, सराउंडिंग लाइफ का, टीचर का और स्टूडेंट का। रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, करिकुलम इनरिच होना चाहिए। आईक्यू के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, फिजिकल वैल्यूज़ पे भी ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम का फोबिया नहीं होना चाहिए, बच्चों को बर्डन से दूर करना है और उनमें ढेर सारे वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, बी इट ब्रदरहुड, बी इट एनवायरमेंटल वैल्यूज़ या वॉटएवर, मतलब ऐसी कुछ भी वैल्यूज़, ढेर सारी वैल्यूज़ का नाम रख लीजिएगा, पॉइंट बना के लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब आप देखिए, अगर आपको, मतलब सिर्फ मैं एक छोटी सी बात कहूँ, इस कनेक्टिंग वाले पे एक पेज आराम से, इस पे एक पेज इस पे, एक पेज इस पे, एक पेज इस पे भी लिखेंगे तो 5 पेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर लिखना चाहें तो इस पे बहुत विस्तार से लिखा जा सकता है, इससे ज़्यादा मत भटकिएगा आप लोग। एनसीएफ में आपका काम इतने से हो जाएगा।